हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। तो इसका जो है हमने पार्ट 1 चैनल पर जा चुका है, मतलब पार्ट 1 इसका करा दिया है, चैनल पर जा चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 में देखेंगे हम डोंट मिस आउट पे हैं। हम डोंट मिस आउट तक हमने फिनिश किया था, ठीक है। तो डोंट मिस आउट पर है, लेकिन इससे पहले जो एक टॉपिक रह गया मैंने देखा था, इसको डोंट मिस आउट को हम बाद में करेंगे। ये टॉपिक जो है अधूरा है, इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। हमें क्या है, इंडस्ट्रीज की ज़रूरत पड़ती है ना, कंज्यूम करने। हमारा जो सामान, जैसे हमें सामान वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसके लिए क्या है, हमें इंडस्ट्रीज की ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्रीज में तो सामान का जो प्रोडक्शन होता है, तो क्या है, द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट्स वेस्ट दैट आर फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स ऑन अदर वाटर बॉडीज। तो इसमें जो क्या होता है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्री से निकला जो वेस्ट होता है, फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट होता है, तो वो क्या होता है, वो किसी रिवर्स में या फिर किसी और भी वाटर बॉडीज होती हैं उसमें डाल दिया जाता है। तालाब वगैरह होते हैं आसपास, तो उसमें डाल दिया जाता है। ऑफन दीज वेस्टेज कैन नॉट डिके टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म। और कई बार क्या होता है, जब वो वेस्ट डाला जाता है ना नदियों में, तो कई बार वो ऐसा होता है, वो ब्रेक नहीं हो पाता, वो नहीं टूट पाता है और वो नदियों में रह जाता है, जिससे कि नदियाँ जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं। इंस्टेंट इट लीड्स टू अ डिस्टर्बेंस ऑफ नेचर साइकिल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रिजनरेशन। इसीलिए जो नेचर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उससे क्या होता है, रिस्टोरेशन और रिजनरेशन का जो नेचर साइकिल है वो सारा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उससे पोल्यूशन होने लगता है। नदियाँ, मतलब जो है इंसान पानी कहाँ से लेगा, क्योंकि नदियाँ सारी प्रदूषित हो गई हैं। तो लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम्स पॉइजनस एंड कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। इस वजह से क्या होता है, जितनी भी नदियाँ हैं अगर उसमें ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जो है पॉइजनस हो जाती है एंड कैन नॉट सपोर्ट द लाइफ, और वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो प्रदूषित हो चुकी हैं। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज ऑफन डिस्पोज विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। इसका जैसे इंडस्ट्री से वेस्ट निकाला जा रहा है ना, नदियों में डाला जा रहा है, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि मतलब बाहर तो निकाला जा रहा है जिससे नदियाँ पॉल्यूटेड ना हो, अगर हो भी रहा है उसमें तो समय समय पर उसकी सफाई होती रहे, तो कुछ ऐसा इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। चलिए अब जो है डोंट मिस आउट को देख लेते हैं, ठीक है। Traditionally, communities had a system of regulating of refraining from fishing during the spawning season. स्पाउनिंग सीजन होता है जब क्या होता है, जब फिशेस जो होती है ना एग्स को ले करती हैं। तो पहले क्या था, जो ट्रेडिशनली कम्युनिटीज़ होती थी ना, जो मछुआरे वगैरह होते थे, तो वो क्या करते थे, स्पाउनिंग सीजन में मछलियों को नहीं पकड़ते थे, तो फिशिंग को वो बंद कर देते थे। जिससे क्या होता था, जिससे उनकी जो फिश पॉपुलेशन थी वो मेंटेनेंस बनी रहे। लेकिन क्या हो, जब कमर्शलाइजेशन आया ना, जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन आया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ा, तो उसकी वजह से ओवर फिशिंग हुई, और ओवर फिशिंग होने की वजह से उसका रिजल्ट ये रहा कि जो मछलियों की जो संख्या थी वो खत्म हो गई। इन द केस ऑफ टाइप ऑफ फिश कॉल्ड ट्यूना, इसी केस में क्या हुआ था, एक फिश होती थी ट्यूना, ओवर फिशिंग की वजह से वो खत्म हो गई। इन द रैपिड एंड एक्सटेंसिव डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन लीड टू सम अग्रीमेंट्स ऑन कंट्रोल ऑफ फिशिंग। इसीलिए जब उसकी प्रजाति जो थी खत्म हो गई ट्यूना की, तो उसकी वजह से एक जो है ये डिक्लाइन कगार पे आ गई। इन देयर पॉपुलेशन लीड टू सम एग्रीमेंट्स ऑन कंट्रोल ऑफ फिशिंग। इसीलिए फिशिंग पे कंट्रोल पाने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन करे गए। नेवरथलेस दिस इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिश दैट कीप्स द ओशन इकोसिस्टम इन बैलेंस। बिल्कुल सही बात थी ये, कि जब तक वो थी तो वो क्या करती थी, ये इंपॉर्टेंट टाइप की फिश होती थी, जिससे क्या होता था, इकोसिस्टम जो है बैलेंस बना रहता था। मतलब क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी मछलियाँ होती थी, जो कई बार बहुत स्मॉलर फिशेज होती थी, ये उनको खाती थी, जैसे कि श्रिम्प्स वगैरह हो गई, तो उनको खाती थी। अब ये डेक्लाइन की कगार पर है। तो डू यू नो ऑफ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प द इकोसिस्टम टू स्टे बैलेंस। तो क्या आप भी कोई ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जानते हो जिससे इकोसिस्टम का बैलेंस खराब हो रहा है? तो अगर आपको कुछ पता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये हो चुका है हमारा टॉपिक। लेट अस एक्सप्लोर। Identify human actions in your surroundings that result in nature losing her ability to restore and regenerate. आपको क्या करना है, आपको जो है अपने आसपास देखना है कि जो आपको ह्यूमन एक्शंस की वजह से, कि अगर नेचर में कुछ बर्बादी हो रही है, उसकी जो रीस्टोर और रीजनरेट करने की जो ताकत है वो अगर बर्बाद हो रही है, तो उसके लिए आपको बताना है व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन कैन बी अंडरटेकन टू रीस्टोर नेचर साइकिल। और आप किस तरीके की इंटरवेंशन ले सकते हो, अगर आपको नेचर का जो है साइकिल जो अगर बिगड़ रहा है उसको रीस्टोर करने के लिए किस तरीके के कदम उठा सकते हो। तो देखिएगा, आप एक गार्डन का एग्जांपल दे सकते हो। अगर आपको बताना है कि इसमें आसपास अगर देख रहे हो तो कोई गार्डन का एग्जांपल दे सकते हो। गार्डन में मान लीजिए बहुत सारे प्लांट्स थे, पहले बहुत सारे ट्रीज थे, और हमने उनका यूज़ करा इस रेट में उसका यूज़ करा कि इतनी रेट में तो वो उग नहीं पाए, तो वो है ना, तो उसका रिस्टोर और रिजनरेट नहीं हो पाया। तो इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। तो अब इसमें आएगा डोंट मिस आउट। इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं, ये इसको देखेंगे। नेचर हैज़ सम इनहेरेंट वेज ऑफ वर्किंग। नेचर जो होती है क्या होती है, वो एक इनहेरेंट वेज में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, ट्रीज नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जैसे ट्रीज होते हैं ना, वो नेचुरली ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन निकाल छोड़ते हैं। व्हेन दीज नेचुरल प्रोसेसेस बेनिफिट ह्यूमन, जब ये नेचुरल प्रोसेस ये मनुष्य के बेनिफिट के काम आते हैं। जब मतलब क्या होता है, जैसे ट्रीज नेचुरल जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब इसको ऑक्सीजन को मनुष्य ग्रहण करता है तो वी कॉल दैम इकोसिस्टम सर्विस, इसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, जो कि हमें इकोसिस्टम से मिलती हैं। वी कैन थिंक ऑफ इट्स लाइक दिस, जैसे हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर्स वाटर, एक जो जंगल होता है वो नेचुरली वाटर को फिल्टर करता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को रोकता है, एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर एनिमल्स, और जानवरों के लिए हैबिटेट्स भी कराता है, क्योंकि जैसे बर्ड्स वगैरह उसमें रहते हैं और जंगलों में एनिमल्स वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए वो हैबिटेट भी देता है। तो दीज आर जो है इकोसिस्टम फंक्शन, ये सारे जो है इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं। लेकिन अगर इनसे जो है हम बेनिफिट लिए जाएं तो क्लीन वाटर इससे मिलता है, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, एंड पॉलिनेटेड क्रॉप्स बिकॉज ऑफ दैट फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट की वजह से पॉलिनेटेड फसलें हमें मिलती हैं। तो वी आर रिसीविंग इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम नेचर, इसीलिए इसको कहा जाता है कि हम नेचर से जो है इकोसिस्टम सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये होती है हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, नेचर में अगर कोई चीज़ पहले से मौजूद है तो वो तो हो गया उसका प्रोडक्शन, लेकिन अगर हम उसको अपने यूज़ में बेनिफिट में ले रहे हैं तो वो हो गया हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि अ मैच्योर ट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर एक मैच्योर ट्री की बात करें तो वो लगभग 275 लीटर ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है पर डे। ठीक है, एक दिन में। तो ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एक मनुष्य को अगर जरूरत पड़े तो जरूरत क्या पड़ती है उसको तो ऑक्सीजन की, तो ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट उसको होती है 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन की एवरी डे। तो देखो कितना कम है, 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन वो जो है पेड़ दे रहा है, मैच्योर पेड़ है ना, लेकिन क्या है 350 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो बहुत वो है, बहुत ज़्यादा है रेट। इसीलिए तभी तो कहा जाता है कि जगह जगह पेड़ लगाया जाए, कि एक मनुष्य एक से ज़्यादा पेड़ लगाए। तो दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट एन इंडिविजुअल एंगेजेस इन देयर हाइट एंड वेट, और ये एक्टिविटी जो है ऑक्सीजन का जो रेट है ये किसी व्यक्ति की हाइट और वेट के हिसाब से जो है अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। Take up a small research study to assess the types of renewable resources in your region. You may discuss with your teachers the geographical area of your study and sources to access information that you may need. तो आपको क्या करना है, आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता लगाना है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर आपके एरिया में कोई हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो उनका पता लगाना है, और इस बात को आप अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से शेयर भी कर सकते हो। व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन द स्टेटस ओवर टाइम, ठीक है, समय के साथ साथ क्या बदलाव आया है। कि जैसे मान लीजिए गार्डन को लिया हमने, गार्डन जो है खत्म हो गया है, पहले था, तो आप पता कर सकते हो कि टाइम के साथ साथ क्या बदलाव आया, कि इससे पहले कितना बड़ा गार्डन था या उसमें कितने पेड़ थे और अब नहीं है। मेक अ स्मॉल रिपोर्ट दैट आइडेंटिफाइज द रीजंस फॉर द चेंज एंड व्हाट मे बी डन। तो आप इसके ऊपर एक स्मॉल रिपोर्ट बना सकते हो, है ना, कि क्या रीजंस रहे और क्यों वो चेंज हुआ। ठीक है, और उसके लिए आपने क्या क्या किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसको देख लेंगे। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट वी यूज देम, उनको जो है रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, जिस हिसाब से हम उनको यूज़ कर रहे हैं ना उसके हिसाब से उसको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम एंड मिनरल्स एंड मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को ले लें, कोल एंड पेट्रोलियम, या फिर मिनरल्स हो गए, या फिर मेटल्स हो गई, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये जो है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इंडिया है सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व। इंडिया में क्या है, जैसे कोल रिजर्व की जो है सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ हैं, मतलब ज़्यादा है यहाँ पर कोयला। तो वी माइन कोल टू मीट अवर ग्रोइंग नीड फॉर एनर्जी, हम जो कोयला जो है खानों से निकालते हैं अपनी एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी के लिए कोयले की जरूरत होती है। बट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द कोल रिजर्व इन इंडिया में लास्ट अनदर 50 ईयर्स। लेकिन क्या है, इसमें जिस रेट से कोयले का यूज़ हो रहा है ना, तो ऐसा लगता है देखकर कि इंडिया में लगभग 50 सालों में सारे कोयले की जितने भी खाने हैं वो खत्म हो जाएंगी। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो जब जनसंख्या की डिमांड बढ़ी है तो इस वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है, जगह जगह फैक्ट्रियाँ लगी, जगह इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, तो कोयला बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो कोयले का यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है तो 50 सालों में तो सारा कोयला खत्म हो जाएगा। तो टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शन बिकम अवेलेबल वाइडली, इसीलिए हमें क्या है कुछ और सस्टेनेबल ऑप्शन सोचने होंगे, जिससे कि हमारा जो हम उसको तो यूज़ कर सकें उस रिसोर्स को, और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसको बचा कर रख सकें। वी नीड टू यूज़ द कोल वी हैव जुडिशली, इस हमें आवश्यकता है कि कोयले का सही से यूज़ किया जा सके, जिससे कि हम उसको जुडिशली यूज़ कर सकें और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर उसको रख सकें। चलिए आगे देख लेंगे। What are the non renewable resources that you use daily, directly और indirectly? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है जिसको आप डेली डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हो
व्हाट आर द पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स, व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स वी कैन टेक टू ट्रांजिशन और रिन्यूएबल्स, और हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि उनका जो है रिन्यूएबल हो सकें, उनको हम दोबारा से उनका जो प्रोसेस कर सकें, उसको प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या है इसका बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन, और इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या है। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऐसा नहीं कि सब वो एक ही जगह है, कोई कहीं पर बटा हुआ है, कोई कहीं पर है, इस तरीके से वो है। मतलब ऐसा नहीं कि सब एक ही हमारे प्लानट पे हैं, कुछ कुछ हमारे कंट्रीज़ के हिसाब से हैं, कुछ अगर हमारे इंडिया में भी है तो वो किस हिसाब से, कोई कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से है, और इसके अगर इस तरीके से उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशन है, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ऑयल है, ऑयल को अगर हम लेंगे तो ऑयल क्या होता है, ऑयल जो है सऊदी अरेबिया और इराक में ज़्यादा है ना, और जो गोल्ड हो गया वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मिलता है। तो सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। ठीक है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस आर प्लानट और इवन विद इन कंट्रीज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, चाहे वो प्लानट पे हो हमारे, चाहे वो कंट्रीज़ में हो। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट, और ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये ह्यूमन सेटलमेंट्स के हिसाब से है। इससे क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट भी प्रभावित होता है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वहीं तो जनसंख्या वास करेगी। कि जैसे मान लीजिए कहीं पर एग्रीकल्चर ज़्यादा है ना, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा, तो वहीं पर तो लोग रहेंगे। मैनी वॉर्स हैव बीन ट्रेड पैटर्न्स है, ठीक है, व्यापार हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आराम से हो रहा है, तो वहाँ लोग रहेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस बने हुए हैं, मान लीजिए किसी देश में कुछ है और किसी देश में कुछ है, जैसे कि इंडिया में कोल्स है, तो कोल कहाँ पर मिलता है इंडिया में, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मिलता है ना। ऐसी ऑयल है राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश में ऑयल मिलता है। तो इस तरीके से अभी ये सब चीज़ हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस बने रहने चाहिए। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स टू, और जगह जगह क्या होता है इसके बीच में झगड़े भी होते हैं कि भाई किसी देश में कोई चीज़ ज़्यादा है, या किसी प्लानट पे किसी हिस्से में कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई किसी स्टेट्स में कोई चीज़ ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। मैनी वॉर्स हैव बीन फाउट, और जगह जगह लड़ाइयाँ भी छिड़ती हैं, एंड कंटिन्यू टू बी फाउट, और लड़ाइयाँ जो है लगातार चलती रहती हैं, टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए कि इस नेचुरल जो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर हैं उसका कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए। तो इस वजह से क्या हो, जगह जगह झगड़े भी छिड़ते हैं, दंगे फसाद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिएगा, अगर मैप को देखें तो मैप में भी क्या है दिखाया गया है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। जैसे कि कोल है, ठीक है, ये वाला निशान जो है कोल का है, तो कोल कहाँ कहाँ पर है, कोल है सबसे ज़्यादा झारखंड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला एरिया है। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अगर ऑयल की बात करी जाए तो ऑयल जो है इधर सबसे ज़्यादा है। देखो ऑयल है ना, ये ट्रायंगल जो बने हुए येलो वाले ट्रायंगल्स, तो इस तरीके से ये कौन सा वाला एरिया है, राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में जो है ऑयल रिजर्व हैं। तो इस तरीके से सब जगह, जैसे आयरन ओर है ना, ये वाले बॉक्सेस जो हैं ये सब आयरन ओर के हैं, यहाँ पर ज़्यादा है। और बॉक्साइट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है ये ज़्यादा, कटनी हो गया, अमरकंटक, बिलासपुर, ये सब जो है बॉक्साइट के हैं। तो इस तरीके से जो है हम देख लेंगे कि सब जगह जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह ज़्यादा, कहीं पर ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा होता है तो वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, फिर वहाँ पे जैसे कोई चीज़ कहीं ज़्यादा है, कोई चीज़ कहीं ज़्यादा है, तो वहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट होगी। जैसे अगर देखें, ठीक है, तो ईरान में क्या है, कोल और जो है आयरन ओर ज़्यादा है, तो वहाँ से वो एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से वो मंगवाया जाता है। ऐसे ईस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, ऑयल ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ से पेट्रोलियम जो है एक्सपोर्ट होता है। तो अगर कोई चीज़ कहीं ज़्यादा है तो वहाँ से वो एक्सपोर्ट होगी। तो इसीलिए जगह जगह जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 1.11, नोटिस द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ठीक है, आपको जो है ये मैप जो है 1.11 देखना है, फिर आपको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स का देखना है कि कहाँ कहाँ पर है। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन योर रीजन, आपके रीजन में किस तरीके के रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं। हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो देखो मैंने मैप का तो बता दिया है, दोबारा से बता देती हूँ एक बार। जहाँ पर कोई चीज़ अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो वहाँ से एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, सब अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे ईरान में कोल और आयरन ओर ज़्यादा है तो वहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा है। इस तरीके से ईस्टर्न कंट्रीज़ में ऑयल ज़्यादा है तो वहाँ से पेट्रोलियम वगैरह एक्सपोर्ट होता है। तो कोल जो है, कोल इस साइड में ज़्यादा है ना, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया। ऑयल राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में ज़्यादा है। आयरन ओर इस साइड में ज़्यादा है ना, ये आयरन ओर वाले एरियाज़ हैं, बिलासपुर, चंद्रपुर, दुर्ग, है ना, ये क्या है, बेलाडीला, इस तरीके से।
ऐसे ही बॉक्साइट जो है कटनी, अमरकंटक, इधर बॉक्साइट ज़्यादा है तो कहीं पर कुछ ज़्यादा है, कहीं पर कुछ ज़्यादा है, ठीक है, इस तरीके से है। इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पीपल। अब क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उसके आसपास अगर इंडस्ट्रीज बची हैं, इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द, तो वो वहाँ के लोकल पीपल्स के लिए क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाती हैं, मतलब वहाँ के लिए रोजगार लाती हैं उन लोगों के लिए, अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हैं तो। टाउनशिप ग्रो अराउंड देम एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। तो वहाँ पर क्या है, जब भाई वहाँ पर रोजगार मिलेगा तो वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी, तो इस वजह से क्या है, जगह जगह टाउनशिप बन जाती है, लोग वहाँ पर टाउन्स बसते हैं, जिससे कि वहाँ की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों को मिलती है। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज़ दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एसेसिबल। इस वजह से क्या है, जो वहाँ की जो लाइफ है एसेसिबल हो जाती है। हाउएवर दीज बेनिफिट्स आर ऑफन अकम्पेनिड बाई कॉस्ट इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन क्या है, जो ये बेनिफिट्स होते हैं, जैसे लोग बेनिफिट्स उठा रहे हैं, मान लीजिए इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, अच्छी सैलरी उनको मिल रही है, वो अच्छी से ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना, शहर बस रहे हैं, सोसाइटीज़ बस रही हैं, तो इस वजह से जो ये है ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है। ऐसा नहीं है अगर ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए भी है, सॉरी, और लॉन्ग टर्म के लिए भी है। तो शॉर्ट टर्म में क्या क्या आएगा, शॉर्ट टर्म में ये होता है, जैसे मान लीजिए ये बेनिफिट्स मिल रहा है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे कि शॉर्ट टर्म में अगर हम लेंगे तो शॉर्ट टर्म में क्या है, जैसे कि प्रदूषण हो गया है ना, फसलों को काटा जा रहा है ना, फसलें उगाई नहीं जा रही, फसलों को काटा जा रहा है, तो लोग वहाँ से चलने लगते हैं, माइग्रेशन करने लगते हैं। ऐसे ही क्या है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लें तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, या फिर जैसे कोई नेचुरल रिसोर्सेज है उसे इतना यूज़ करा गया कि वो खत्म ही हो गया, वो बिल्कुल नहीं बचा, तो इसकी जो है बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। वी हैव एग्जाम्पल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पीपल लिविंग इन रिसोर्स रिच एरियाज हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स टू फैसिलिटेट सच। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्या होता है, किसी रिसोर्स रिच एरियाज में लोग रह रहे हैं, है ना, जैसे जहाँ पर वहाँ पर जो है रिसोर्स की बहुत भरपूर मात्रा है, वहाँ लोग रह रहे हैं, तो उनका जो है डिस्प्लेस कर दिया जाता है दूसरी तरफ, कि भाई यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज वगैरह बनेंगी तो उनको हटा दिया जाता है वहाँ से, उनका जो है माइग्रेट कर दिया जाता है उनको, कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। जैसे कहीं पर देखा होगा आपने, लोग रह रहे हैं, बस्तियां काटी जा रही हैं, बस्तियां हटाई जा रही हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह बनेंगी, तो इस रिसोर्सेज की वजह से जो है लोग जाने लगते हैं। इन सम केसेस देयर सेक्रेट प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि उनकी जो सेक्रेट प्लेसेस हैं, जो वहाँ पर जहाँ पर वो लोग रहना चाहते हैं, जो उनके पवित्र स्थान है, उनमें भी वो उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है और जो झगड़े जो है बढ़ने लगते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसी तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज की लोकेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज की जोग्राफिकल लोकेशन है, उसी पर जो है नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता है। कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स, अगर ह्यूमन नॉलेज और स्किल्स को मिला दी जाए, है ना, ह्यूमन नॉलेज और स्किल्स को जब मिला दिया गया था तो दिस कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स लाइक द वुड्स स्टील। आपने देखा भी होगा, जब ह्यूमन नॉलेज को और स्किल्स को मिला दे तो एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ बन के निकल के आती है। तो ऐसे ही ह्यूमन नॉलेज को जब और स्किल्स को मिलाया गया था तो एक बहुत ही अच्छा यूनिक प्रोडक्ट बन के आया, जो कि कहा जाता है वुड्स स्टील। वुड्स स्टील जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इससे क्या होता है, इससे तलवारें बनाई जाती हैं और भी अदर आइटम्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही बनाया गया था। एज वी नो ट्रेड फुलफिल द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया। इसीलिए क्या हुआ था, जो जब सामान वुड्स स्टील यहाँ पर बहुत बना तो यहाँ से वो बाहर की साइड एक्सपोर्ट होने लगा, और जब एक्सपोर्ट हुआ तो वहाँ से बहुत पैसा आने लगा। इसीलिए इंडिया का बहुत बड़ा एम्पायर इससे क्रिएट हुआ, इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ और बहुत ज़्यादा इससे क्रिएट हुआ। तो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किसी रिसोर्सेज के जोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि यह है शेयर्ड वाटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर शेयरिंग दिखाई गई है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ से निकलती है यालुंग त्सांगपी, ये चाइना में है, चाइना से होती है निकलती है, फिर चाइना से होकर इंडिया में आती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और आगे जाके वो मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है, बांग्लादेश में, ठीक है, चाइना से निकलती है, ठीक है, यहाँ पर चाइना है, ठीक है, चाइना से निकलती है, ब्रह्मपुत्र से होती हुई फिर वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो देखो कितना जो ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी है कितने देश जो है शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से शेयरिंग होती है पानी की। अब देखेंगे, लेट अस एक्सप्लोर सेलेक्ट एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर अवेलेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको दो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताना है, ठीक है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, उनकी अवेलेबिलिटी जो है, मतलब कहाँ पर वो इतने अवेलेबल हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। मार्क देम ऑन अ मैप, उनको आप मैप में जो है मार्क कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में आप क्या जानते हो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद देम, और उनसे क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके की होती हैं, किस तरीके की उनसे कनेक्टेड हैं।
डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन दोज पार्ट्स फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन, और ये भी डिस्कस कीजिए कि करंट में उनकी स्थिति क्या है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो है या नहीं है, उनसे क्या क्या, उन रिसोर्सेज से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। सजेस्ट वेज इन विच वी कैन यूज नेचर्स गिफ्ट्स इन रेस्पॉन्सिबल वेज, या फिर कुछ तरीके अगर आपको पता है इस नेचर की गिफ्ट को हम किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल वेज में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी अगर कुछ तरीके हैं तो उनको भी आप लिखिएगा। ठीक है, तो नेचुरल वेज में जो है नेचर्स जो गिफ्ट है रेस्पॉन्सिबल वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब या इतना यूज़ करें उसको, हम जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही यूज़ करें, इतना ना यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचे, मतलब हिसाब से यूज़ करना जो कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रख सकें। नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्री, नेचर में क्या होता है वो किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नहीं मानता। अब ऐसा तो नहीं है जैसे कोई चीज़ है अगर कोई मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ गई तो वो वहाँ रुक जाएगी, जैसे मान लीजिए इंडस नदी को ले लेंगे, ठीक है, वो इंडिया से पाकिस्तान जाती है ना, और अगर देखा जाए तो वो 3 देशों से भी होकर गुजरती है। पहले क्या होता है वो चाइना से निकली, फिर इंडिया में पहुंचेगी, फिर पाकिस्तान में जाएगी। इस तरीके से क्या होता है कोई नेचुरल बाउंड्रीज नहीं मानी जाती। अगर कोई नदी है तो बस वो आपस में शेयरिंग की जाती है, कोई ट्रीटी साइन कर दी जाती है या फिर कोई एग्रीमेंट साइन करा जाता है कि भाई इसका इतना पानी आप यूज़ करेंगे, इसका इतना पानी हम यूज़ करेंगे। हाँ, क्योंकि भाई खेती तो दोनों ही देशों में होगी, तो इस तरीके से इंडस रिवर का बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि इंडिया से पाकिस्तान जाती है। दिस लीड्स टू टेंशन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस स्टेट्स एज वेल एज कंट्री। इस वजह से क्या होता है पानी हो चाहे कोई भी नेचुरल रिसोर्स उसका शेयरिंग की वजह से बहुत सारी जो कंट्रीज में टेंशन हो जाती है। वन एग्जांपल इज द शेयरिंग ऑफ, जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें हम तो कावेरी रिवर का ले लेंगे। वाटर अमॉन्ग कावेरी रिवर का जो पानी है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पौंडुचेरी में होकर बहता है। ठीक है, पांडिचेरी में होकर बहता है। निगोटिएशन एंड डेफ्ट मैनेजमेंट वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन पीस एंड फेयर शेयरिंग। तो ये क्या होता है, ये एक शांति के समझौते के तहत होता है। जैसे कि मतलब क्या होता है इसकी जो शेयरिंग है इस तरीके से करी जाती है कि शांति बनी रहे, बिल्कुल फेयर काम हो, कि ऐसा नहीं है कि सारा ही पानी कर्नाटक ले लेगा, हिसाब से सब कुछ करा गया है, एक ट्रीटी साइन करी गई, एक एग्रीमेंट बनाया गया है कि नहीं तो ऐसा होता कि कर्नाटक वाले ही सारा पानी उसका यूज़ कर लेते और बाकी के देश जो है तमिलनाडु, केरला और पौंडुचेरी को नहीं मिलता, या फिर कर्नाटक वाला ही इसको पोल्यूटेड कर दे कि भाई आगे जाकर तो फिर ये नदी जो पानी है पोल्यूटेड हो गया तो आगे वाले यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये संधि के तहत होता है, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है। ऑफ कोर्स रीचिंग सच एग्रीमेंट्स बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज इज नॉट इजी। वास्तव में अगर किसी नेबरिंग कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट साइन करना हो तो ये इजी तो नहीं है, लेकिन सब कुछ जो है मिलजुल कर एग्रीमेंट के तहत साइन किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। लेट अस एक्सप्लोर फाइंड आउट अबाउट सच अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन द क्लास। ऐसा ही आपको एक कॉन्फ्लिक्ट बताना है जो कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में लिया गया हो और आपको अपनी फाइंडिंग्स को क्लास में बताना है। तो आप इंडस रिवर का ही ले सकते हो। इंडस रिवर जो है वो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से होकर गुजरती है ना। सबसे पहले चाइना से निकलेगी, फिर इंडिया में जाएगी और फिर पाकिस्तान में बहेगी। तो पाकिस्तान क्या हुआ था जब 1947 के बाद जो हुआ था एक कॉन्फ्लिक्ट साइन हुआ था। ठीक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट साइन हुआ था, इसको कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में हुई थी। ठीक है, इसको वर्ल्ड बैंक ने साइन कराया था। इसमें यही था कि पानी किस किस हिसाब से शेयर किया जाएगा, वरना और आज भी इस पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब देखो ये जो इमेज दे रखी है मेट्रो डाम की है जो तमिलनाडु में है और कावेरी रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, मेट्रो डाम इन तमिलनाडु बुल्ट ऑन द कावेरी रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। नेचुरल रिसोर्सेज जो है एक अभिशाप भी हैं। हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो क्या होता है हैविंग अबंडेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर किसी देश में भी ठीक है बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उसकी ज़्यादा होगी, कि अगर उसने ज़्यादा उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो बहुत ज़्यादा वो अमीर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सम रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे देश भी देखने को मिले हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन वहाँ की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है बहुत कम हुई। अब फेनोमेन इकोनॉमिक्स कॉल द नेचुरल रिसोर्सेज, इसको फेनोमेन कॉल में अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो इसको नेचुरल रिसोर्सेज कर्स कहा जाता है या फिर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी बोला जाता है। पुट वेरी सिंपली दिस मीन्स दैट ऑफन हैविंग प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट अ कंट्री इज रिच। इसका सीधा साधा मतलब यही है, अगर सीधे साधे भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंट्री जो है रिच है। फ्रीक्वेंटली इकोनॉमिक्स आर अनेबल टू डेवलप इंडस्ट्रीज दैट कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ हायर वैल्यूज, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमीज़ है ना उसमें ऐसी इकोनॉमीज़ होनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री जो डेवलप होनी है उसको वो हायर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें, मतलब पैसा इतना आए जिससे कि वो प्रॉस्पेरस हो सकें। द चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस बुक विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में
ठीक है, जो इस बुक में बाद में आएगा, तो आपको ये टॉपिक जो अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया हैज जनरली अवॉइडेड दिस कर्ज बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट आवर ग्रोइंग नीड्स। ऐसे ही इंडिया जो है इस कर्ज से बचने के लिए, है ना, जगह जगह क्या है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, जिससे कि ये जो मुश्किलों का सामना है, ये नेचुरल रिसोर्सेज का जो कर्ज है उसको ना झेलना पड़े। ठीक है, इसीलिए वो जगह जगह ज़रूरत के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को विकसित कर रहा है। चलिए, लेट अस एक्सप्लोर व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंट इनपुट्स रिक्वायर्ड टू इनेबल द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। तो जैसे कि डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज हैं, उनमें जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, है ना, मतलब उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके लिए क्या क्या इनपुट्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में है ये। तो देखो, सबसे पहले तो क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो मशीनरी की ज़रूरत होगी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो क्या क्या जरूरत होगी, जैसे कि टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, टेक्नोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए, तभी तो देश फलेगा फूलेगा। नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में रहेंगे अगर हमें कहीं से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है। ठीक है, स्किल्ड लेबर चाहिए, उसके लिए लेबर जो है बिल्कुल स्किल्ड होना चाहिए, सब कुछ मतलब उसको आता हो। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मात्रा में चाहिए, है ना, प्रॉपर फैक्टर्स चाहिए उसके लिए, सब कुछ जो है बढ़िया होना चाहिए। ये चीज़ें जो है उसके लिए चाहिए, ये इनपुट जो है उसके लिए चाहिए। हाउएवर द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन विद सस्टेनेबिलिटी रिमेन। इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज का बैलेंसिंग है उसको निकालना, उसको यूज़ करना जो है एक जो है क्या बना हुआ है, एक चैलेंज बना हुआ है। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट, बट ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट्स और टेम्पररी विंडफॉल्स। ठीक है, तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का सही से यूज़ होना चाहिए, मतलब इतनी मात्रा में यूज़ ना हो वो कि इतना मतलब उस रेट से वो नहीं बन पा रहे हैं, रीस्टोर नहीं हो पा रहे हैं, रीजनरेट नहीं हो पाए जितना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे। तो इसके लिए एक चैलेंज बना हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझना, उसको मैनेज करना जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर मनुष्य अपना ज्ञान लगाए, ह्यूमन नॉलेज हो, गुड गवर्नेंस हो, सरकार अच्छे से काम कर रही हो इस और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, उसके तहत काम करा जाए, तो जो बेनिफिट्स हैं वो लास्टिंग बेनिफिट्स होंगे और टेम्पररी बेनिफिट, या फिर वो टेम्पररी विंडफॉल्स हो सकता है। मतलब ऐसा है कि वो जैसे अगर हमने इस और ध्यान नहीं दिया तो वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो लास्टिंग बेनिफिट्स जो हैं टेम्पररी विंडफॉल में भी बदल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टीवर्डशिप। तो चलिए, ये वाला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, पसंद आई तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।